Hello everyone and very good evening. So today in the class what we are going to read? We are going to read surface tension. ठीक है. So last class में मैंने क्या पढ़ाया था? Viscosity पढ़ाया था. And surface tension ये जो fluid mechanics है उसका ये last topic है. ठीक है. इस तरह से हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर जो भी टॉपिक्स है वो फिनिश हो जाएगा. डन. So before we move on to surface tension, let's have a recap of what we studied in the previous class. So previous class में हमने viscosity पढ़ा था और यहाँ आज के क्लास में मैंने उसको include किया है क्योंकि कल के क्लास में most of you were not there. So just I will take you through that. Okay. So just see here what is happening. There is a berry and उस बेरी को इस जार में डाला जा रहा है. हर जार में डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड रखा हुआ है. ठीक है. Now this is the best example actually to make you understand viscosity, and that is why I have reused it again as in the revision portion also. So you can see here very clearly one thing that in first case when we were dropping the berry, what was happening? It fell down very quickly. Then so वो पानी के through बहुत ही जल्दी से नीचे चला गया. इस केस में थोड़ा और टाइम लगा. यहाँ भी काफी जल्दी से गया था. और इस केस में जो कि हनी से भरा हुआ जार है, उस केस में उस बेरी को ड्रॉप होने में बहुत टाइम लग रहा है. डन. कहने का मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप लिक्विड में डालते हो तो उसका नीचे गिरने का जो रेट है वो हर लिक्विड में सेम नहीं है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जैसे आप एयर में जब आप बॉल डालते हो तो नो मैटर वेयर यू आर, लाइक इफ यू आर ड्रॉपिंग इट डाउन फ्रॉम द सेम हाइट तो नीचे गिरने में उसको सेम टाइम लगता है. डन. बट इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ एयर बहुत ज्यादा किसी भी एक जगह पे, तो हो सकता है वो टाइम में डिफरेंस आए. सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि एयर भी एक फ्लूइड है, लिक्विड भी एक फ्लूइड है. सो फ्लूइड के थ्रू जब कोई भी चीज मूव करता है तो फ्लूइड भी उस पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगाता है. डन. जस्ट लाइक फ्रिक्शन फोर्स. जैसे जब आप सरफेस पे चलते हो तो क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स, जो कि हमारे मोशन को अपोज करता है. उसी तरह से जब आप लिक्विड में किसी चीज को ड्रॉप करते हो तो लिक्विड भी आपके मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा. और उसी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं. डन. हम लोग ये कहेंगे कि जो लिक्विड जितना ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है वो उतना ज्यादा विस्कस है. ठीक है. एंड दैट इज योर विस्कोसिटी. नाउ कल के क्लास में मैंने ये भी बताया था कि जो लिक्विड फ्लो का पैटर्न होता है वो कैसा होगा. सो ये काफी ज्यादा एक थियोरेटिकल चीज है जो कि हमें समझना चाहिए. तो कल मैंने एक एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे एक कंटेनर है, सपोज कर लो, और इसका ये लेफ्ट एंड राइट बाउंड्री में नहीं ड्रॉ कर रही, इस पे लिक्विड फ्लो कर रहा है. ठीक है. ऐसे लिक्विड है. डन. Now what is happening on the top surface of the liquid? What we are doing, we are keeping a plank. हमने एक plank को रखा था जो कि ये plank था. ठीक है. हमने एक ऐसे plank को रख दिया और ये plank का velocity कितना है? हमने एक ऐसे plank को रखा था जिसका velocity v था और वो ऐसे जा रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने एक ही चीज इन शॉर्ट बताई थी. वो ये था कि जब भी फ्लूइड किसी भी सरफेस से कांटेक्ट में है, जैसे अगर मैं किसी भी लिफ्ट के अंदर हूं तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी? लिफ्ट की वेलोसिटी के बराबर होगी. क्यों? क्योंकि आई एम इन कांटेक्ट विद द लिफ्ट. सिमिलरली यहाँ पे प्लैंक का वेलोसिटी v है. इससे जो भी लिक्विड का लेयर कांटेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? v. सो लिक्विड के टॉप लेयर की वेलोसिटी क्या होने वाली है? v. नाउ कम टू द बॉटम लेयर. बॉटम लेयर ऑफ लिक्विड किससे कांटेक्ट में है? इससे. और इसकी वेलोसिटी क्या है इस सरफेस की? 0. सो बॉटम लेयर ऑफ लिक्विड की वेलोसिटी क्या है? 0 है. सो टॉप लेयर का v है, बॉटम का 0 है. सो मिडिल में क्या होगा? डन. सो वेलोसिटी का पैटर्न हम लोग कैसे असर्टन करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट कि जो वेलोसिटी टॉप लेयर का पता कर लिए, बॉटम का पता कर लिए, अगर टॉप का v है और बॉटम का 0 है, सो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली v से 0 की तरफ जाएगा. यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी इस पॉइंट ऑफ इस लेयर का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, इस लेयर का. और इसलिए देखो ये लेयर सबसे ज्यादा इतने डिस्टेंस से शिफ्ट कर गया इधर.
डन। सो इस लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, उससे जैसे जैसे नीचे जाएंगे वेलोसिटी ऑफ द लेयर ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज एंड फाइनली हियर वेलोसिटी विल बिकम 0। सो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी का प्रोफाइल क्या होता है, चेंज होता है। डन, ये हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखना है। नाउ ये एक तुम्हारा लिक्विड का वेलोसिटी प्रोफाइल था, ये किस केस का था, जब हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, और इसके थ्रू हमने पानी को डाला। सो इसके अंदर जो वाटर है उसका वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होगा। सो अगेन वी कैन गेस इट, कैसे, जैसे देखो ये जो पाइप है इसका भी वेलोसिटी 0 है, इस सरफेस का भी 0 है। सो जो भी लिक्विड इस पाइप के अंदर आएगा उसके इस लेयर, जो लेयर टॉप से टच में है उसकी वेलोसिटी 0 होगी, और जो लिक्विड का लेयर बॉटम ऑफ द पाइप से टच में है उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 0। तो 0 है, 0 है, मिडिल में क्या होगा, हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज करता है या यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो मिडिल में जो लेयर होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी, और यहां से जब टॉप की तरफ जाएंगे तो भी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज होकर 0 होगा, और बॉटम भी जाएंगे तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज होकर 0 होगा, एंड दिस इज योर वेलोसिटी प्रोफाइल हियर गिवन। ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स विल वर्क। उसके बाद मैंने एक चीज डिफाइन किया था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डन। सो हमने ये तो पढ़ा कि कोई भी फ्लूइड का विस्कस होने का क्या मतलब है। नाउ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज सेम लाइक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए सिमिलरली हमने प्रीवियस में मैंने एक्सप्लेन भी किया कि जो टॉप लेयर था उस केस में उस लिक्विड का वेलोसिटी टॉप लेयर का सबसे ज्यादा था। तो देखो टॉप लेयर यहां से होकर यहां चला गया, यानी कि कुछ ऐसे डिस्प्लेस हुआ। देन दिस इज सच सेम एज कि लिक्विड के लेयर्स पे, जो ये लिक्विड का कॉलम है इस पे एक शियर फोर्स लग रहा है। डन, और वो शियर फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है। एरिया ऑफ सरफेस का डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्मल के अलोंग होगा, इस लाइन के अलोंग, फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, सो नॉर्मल टू इट, दिस इज शियर फोर्स। डन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज शियर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेट। हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैसे डिफाइन करते थे, शियर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, एंड हियर इट इज शियरिंग स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेट। यानी कि स्ट्रेन हमने कैसे डिफाइन किया था, अगर ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, ये एल है और ये थीटा, तो शियर स्ट्रेन जो था वो थीटा ही था, और थीटा को हमने क्या लिखा था, डेल्टा एक्स बाई एल, ठीक है। यहाँ पे रेट लिखना है तो थीटा बाई टी लिखेंगे, अगर डेल्टा टी टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो, ठीक है। सो यहाँ पे वही चीज हमने कल के क्लास में किया था, फोर्स पर यूनिट एरिया ये हो जाएगा हमारा शियर स्ट्रेस, और डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, स्ट्रेन रेट। सो स्ट्रेन रेट को क्या लिख सकते हो, डेल्टा फाइव को क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स बाई एल। सो यहाँ पे देखो डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी मीन्स डेल्टा एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द टॉप लेयर, दैट इज वी हियर, सो वी बाई एल। डन। सो हमें क्या मिला था कल, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिला था F by A डिवाइडेड बाय V by L, where L is what, length of the liquid column, and V is what, velocity of the top layer of liquid. Okay. उसके बाद हमने पढ़ा था स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई भी जगह पे सपोज कर लो कोई भी लिक्विड है यहाँ पे, और इस लिक्विड के अंदर अभी भी हमने पढ़ा कि लिक्विड भी क्या देगा, एक लिक्विड की भी विस्कोसिटी होती है, यानी कि वो भी उसके थ्रू होते हुए मोशन को वो भी अपोज करेगा। तो अगर इसके अंदर आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, सपोज मैंने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐसे ड्रॉप किया लिक्विड के अंदर, सो लिक्विड इस पे क्या लगाएगा, हमने फोर्स ऑफ बॉयंसी तो पढ़ा ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, साथ साथ एक विस्कस फोर्स भी लगेगा जो कि इस बॉल को, ये बॉल जो कि नीचे जा रहा है वो उसको अपोज करेगा। सो विस्कस फोर्स का डायरेक्शन क्या था, सिंस इट विल अपोज इट्स मोशन, विस्कस फोर्स हमेशा वेलोसिटी और बॉल के डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगा, जस्ट लाइक फ्रिक्शन। सो ये है तुम्हारा विस्कस फोर्स, जिसको ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, एफ डी, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, 6 पाई ईटा आर वी। नाउ व्हाट इज दिस टर्म्स, ईटा एफ डी क्या है, विस्कस ड्रैग फोर्स है,
Eta is what? Coefficient of viscosity. Just now we studied. And small r is what? Radius of a spherical ball. And v is what? Velocity of the ball. ठीक है, तो ये हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा. उसके बाद हमने पढ़ा था एक टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी क्या क्या है? कोई भी लिक्विड में जब आप किसी भी बॉल को ड्रॉप करते हो और वो नीचे जा रहा है सर्टेन वेलोसिटी से, तो क्या होगा? इनिशियली सपोज कर लो वो बॉल यहाँ पे एंटर किया, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी v. अब इस पे क्या लगेगा? ड्रैग फोर्स लगेगा. ड्रैग फोर्स क्या होता है? एफ डी. अभी अभी हमने पढ़ा 6 पाई ईटा आर वी. और ये किधर लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन. जैसे ही ये लिक्विड के अंदर होगा ड्रैग फोर्स इस पे लगेगा. डन. सो अगर v ज्यादा है ड्रैग फोर्स भी ज्यादा लगेगा. डन. सो जैसे जैसे लिक्विड नीचे जाएगा उस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ बोएंसी, जो कि हमने पहले पढ़ा था. सो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होने की टेंडेंसी होगी, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में उस पे क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है. डन. एंड दैट फोर्स, one out of that force is what? Dependent on velocity, that is drag force. So समय के साथ क्या होगा? इसका velocity change होगा और एक ऐसा वक्त आएगा जब upward force downward force के बराबर होगा, and then we will say that the ball has achieved its terminal velocity. ठीक है, वही है तुम्हारा terminal velocity. तो अगर फॉर्मूला जनरली लोग भूल जाते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का, भूल भी गए हो तो कोई चाप नहीं है, क्योंकि हम लोग इजिली इसको लिख सकते हैं. टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? सबसे पहले इस पे लगता हुआ सारे फोर्सेस को लिख दो. सो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू जी, एम जी. मास इस बॉल का कितना होगा? इस बॉल का वॉल्यूम v ले लो, इसकी डेंसिटी रो एस है, तो मास हो गया v इंटू रो एस इंटू जी. नाउ ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ बॉयंसी. फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ये कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? ये पूरा पानी के अंदर है, सो अपने वॉल्यूम के बराबर. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? v इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, दिस मच. ओके. एंड व्हाट विल बी योर ड्रैग फोर्स? ड्रैग फोर्स विल बी 6 पाई ईटा आर वी. अब आप क्या करोगे? टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे. अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. तो आप एक काम करो, यहाँ पे लिख दो 6 पाई ईटा आर वी प्लस वी रो एल जी विल बी इक्वल टू वी रो एस जी. ठीक है, और यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा. अब देखो यहाँ पे v, दिस v इज वेलोसिटी एंड दिस इज वॉल्यूम. इसको v डैश लिख दो, कंफ्यूजन ना हो. नाउ 6 पाई ईटा आर वी को क्या लिखोगे? रो एल माइनस रो जी, सॉरी रो एस माइनस रो एल. ठीक है, इसको मैं इधर लेकर जा रही हूँ. यहाँ पे जी है और एक वॉल्यूम है. वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? अगर इसका रेडियस आर है तो 4/3 पाई आर क्यूब. अब आप यहाँ से वेलोसिटी को इजीली निकाल सकते हो. सो दिस इज द इक्वेशन एंड व्हाट एवर वेलोसिटी यू आर गोइंग टू गेट हियर विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी. सो कल के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? कल के क्लास में हमने पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. उसके बाद हमने पढ़ा था स्टोक्स लॉ, यानी कि ड्रैग फोर्स का वैल्यू पढ़ा था. और उसके बाद हमने पढ़ा था टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, आज की क्लास में हमारा टॉपिक क्या है? सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस सबसे पहले, और उसके बाद सरफेस टेंशन पढ़ेंगे. एंड देन वी विल रीड कि जो लिक्विड ड्रॉप होता है, एयर बबल होता है, 100 लाइक बबल्स होते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होता है. ठीक है, एक्सेस प्रेशर कितना होता है. देन वी विल रीड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कैपिलैरिटी. ओके, एंड लेट मी टेल यू, सरफेस टेंशन एक बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है. ठीक है, अगर इसको सही से नहीं समझो तो नहीं समझ में आता है. ठीक है, सो इसको बहुत ही बारीकी से मैं चलूंगी, धीरे धीरे भी चलूंगी, एंड आई विल एक्सप्लेन each bit of things so that चीजें क्लियर हो. ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ज्यादा आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आया तो काफी इजी है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. डन. तो चलो देखते हैं एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस ये है क्या. तो ये तो तुम्हारा कुछ भी नहीं. एडहेसिव फोर्स क्या होता है? एडहेसिव फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल. सपोज कर लो एक एयर का मॉलिक्यूल, एक एयर का एटम है और दूसरा लिक्विड का एटम है. सो दो डिफरेंट चीज के बीच में
जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। जरूरी नहीं दोनों का स्टेट डिफरेंट होना चाहिए। लिक्विड भी अगर दो डिफरेंट तरह का है, जैसे तुम वाटर ले लो और केरोसिन ले लो, तो उन दोनों के बीच में भी जो फोर्स लगेगा उसको भी क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स। सो फर्स्ट थिंग, एडहेसिव फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, और ये किसके बीच में लगता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में लगता है। जैसे जैसे हम लोग जब पानी में हाथ डुबोते हैं तो हमारा हाथ गीला हो जाता है, क्यों? क्योंकि पानी हमारे हाथ के ऊपर ठहर जाता है, रह जाता है कुछ ना कुछ। तो लाइक हमारा हैंड जो कि सॉलिड मटेरियल है, तो उसके पास भी एटम्स हैं, उसके एटम्स और वाटर के एटम्स के बीच में यहाँ पे भी क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से पानी हमारे क्या है, हाथ के ऊपर। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसको अगर टच करो, जैसे वैसे रीजन्स आर वेरी वाइड एंड डिफरेंट। जैसे तुम अगर कोई भी वाटर ड्रॉप को अगर लोटस के लीफ पे डालोगे तो लोटस का लीफ वेट नहीं होता है, गीला नहीं होता। And that we can explain through this chapter, but not through this simple adhesive force. There is more angle to it, so that we will explain later. लेकिन अभी के लिए एडहेसिव फोर्स को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब देखो कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है? कोहेसिव फोर्सेस आर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। जैसे तुमने अगर वाटर लिया तो वाटर में के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्सेस। यानी कि अगर यहाँ पे वाटर का एक कंटेनर है और ये ऐसा है, तो एक ड्रॉप ले लो, दूसरा ड्रॉप ले लो, एक दूसरे को ये अट्रैक्टिव फोर्स से बांध कर रखे हुए हैं। डन। उसी तरह से हर दो एटम के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जिसको हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। और इसकी वजह से ये, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों अलग नहीं होना चाहेंगे। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड व्हिच कॉज अ टेंडेंसी इन लिक्विड्स टू रेजिस्ट सेपरेशन। ये सेपरेट होना नहीं चाहते। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ्रॉद है ऊपर, ये आइस टी है। यहाँ पे देखो एक फाइन जो भी लिक्विड पोर्शन है, अगर ध्यान से देखोगे तो वो सारे के सारे एक साथ है ना, सारे के सारे एक साथ हैं। दे डिनाई टू गेट सेपरेटेड। डन। सो दिस इज कोहेसिव बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स। हर कोहेसिव फोर्स इज नथिंग बट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कह सकते हो, पहले से भी पढ़ रखे हो तुम लोग, है ना? एनी डाउट इन दिस? If not, then let's move ahead. Now we are going to read surface tension. अब देखो surface tension को ना समझने में बहुत दफा बहुत प्रॉब्लम होता है, so इसको हम लोग सही से देखेंगे। What is surface tension? सबसे पहले यहाँ पे देखो एक इंसेक्ट दिख रहा है। कभी तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि पानी का जो सरफेस है उस पे हम नहीं चल सकते। अगर मैं नहीं चल सकती पानी के सरफेस पे, डूब जाऊंगी नीचे, है ना? लेकिन तुमने अगर इंसेक्ट को देखा होगा तो वो वाटर के सरफेस पे क्या है, चल पा रहा है। तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आएगा कि अच्छा ये इंसेक्ट का वेट बहुत कम है इसलिए ये चल पा रहा है। लेकिन वेट चाहे जो भी हो, कितना भी कम वेट हो, डन, इस पे कुछ ना कुछ तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा जो कि उसको नीचे की तरफ खींचना चाहेगा। क्लियर है? सो अगर ये नीचे की तरफ खींचना चाहेगा तो इसको डूब जाना चाहिए। जैसे पानी, अगर सपोज कर लो ये नदी है और इसके ऊपर पुल बन गया, तो अगर इसके ऊपर पुल बन गया तब तो हम तुम जैसे लोग क्रॉस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पुल के ऊपर से जा रहे हैं। पुल क्या है, सॉलिड है, तो वो हमारे बॉडी को क्या दे रहा है, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स दे रहा है और नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए हम पानी के अंदर नहीं जा रहे, हम डूब नहीं रहे। समझ रहे हो? उसी तरह से यहाँ पे इंसेक्ट को तुम ध्यान से देखो, ये पुल के ऊपर नहीं है, ये पानी के ऊपर ही है, एमजी लग रहा है। इस पे कुछ ना कुछ तो है जो इसको बैलेंस करके रखे हुए है। डन। सो यहाँ पे जो वाटर का सरफेस है ना, वो भी एक मैट, तुम लोगों ने देखा होगा, चटाई जिसको कहते हैं, तो ये भी एक नेटवर्क है। वाटर के सरफेस को भी अगर देखोगे तो वो भी एक नेटवर्क है, और वो नेटवर्क यहाँ पे इंसेक्ट के लिए पुल की तरह काम कर रहा है। वो उसको सपोर्ट कर पा रहा है, उसके वेट को। वो नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है कि हमारे वेट को सपोर्ट करे, बट वो इंसेक्ट के
वेट को सपोर्ट कर पा रहा है। तो अभी के लिए मैं उसको नेटवर्क बुला रही हूँ, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आई विल रिवील इट कि वो नेटवर्क का क्या मतलब है। डन, लेट्स सी नाउ। देखो ये चल रहा है ऐसे, है ना, इट्स वॉकिंग ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर. How this water strider is able to walk on the water? This is the question. This question we will be answering ahead in the chapter, and this is because of surface tension. अब देखते हैं ये surface tension कौन क्या चीज है। अब देखो यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, बीकर में क्या है, पानी भरा हुआ है। इसके अंदर हमने एक ड्रॉप लिया, मतलब ये कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे, है ना, क्योंकि ये पानी से भरा हुआ है तो ये बहुत सारे ड्रॉपलेट्स से मिलकर बना हुआ है सारा पानी। हमने एक कोई ड्रॉप को लिया जो कि अंदर है, ठीक है। सो इस ड्रॉप को लिया। अब ये एरोज क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये एरोज ये दिखा रहे हैं कि जैसे अगर ये कंटेनर में पानी भरा हुआ है और यहाँ पे एक ड्रॉप है, तो ये ड्रॉप को सामने भी कोई ड्रॉप दिख रहा होगा, इधर भी कोई ड्रॉप दिख रहा होगा, इधर भी हर डायमेंशन में दिख रहा होगा, है ना। और हमने अभी भी पढ़ा कि जो सेम नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, कोहेसिव फोर्स, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये जो एटम है, ये जो ड्रॉपलेट है, इस ड्रॉपलेट के पास वाले जो ये एटम है, ये इस एटम को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह से ये जो वाटर ड्रॉपलेट है इस पे हर तरफ से उसको मॉलिक्यूल सब अट्रैक्ट कर रहे हैं। डन, इस पे फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है। अब तुम देखो ये फोर्स काफी ज्यादा बैलेंस्ड हो जाएगा, नहीं होगा, ये फोर्स इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे, ये इससे। डन, सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि वाटर के अंदर का अगर कोई भी तुम ड्रॉप लेते हो, उस ड्रॉप पे कोहेसिव फोर्स तो लग रहा है, लेकिन उस कोहेसिव फोर्स का ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या हो जा रहा है, ऑलमोस्ट जीरो हो जा रहा है, पहली चीज। यानी कि यहाँ पे इस ड्रॉप के ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो। अब आप देखो, अब हम लोग एक काम करते हैं, F net जीरो हो गया, बैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस। नाउ वी आर टेकिंग अनदर ड्रॉपलेट दैट इज ऑन द सरफेस। जैसे हर ये लिक्विड कंटेनर का भी एक सरफेस होगा, है ना, ये है सरफेस, सरफेस पे भी लिक्विड के ड्रॉप्स हैं, एटम्स हैं। तो हमने क्या किया, अब एक एटम यहाँ पे लिया, डन है। अब देखो इस एटम को, इधर एक एटम दिखेगा, इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, इधर इधर, इधर तो नहीं है ना, इधर तो एयर है, डन, ऊपर तो नहीं है, एयर है, डन। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स इस फोर्स से तो बैलेंस हो जाएगा, डन। एक चीज और देखो, ये वाला जो फोर्स है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल की तरफ और दूसरा वर्टिकल की तरफ होगा ना। सिमिलरली इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल की तरफ, दूसरा वर्टिकल की तरफ। इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपस में, जैसे यहाँ पे ये ड्रॉप है, इस पे इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक लग रहा है, ठीक है, और दोनों ही जो एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल से वो सेम है, फोर्स का वैल्यू भी सेम है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का कितना हो गया, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो गया 2f साइन थीटा। तो वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डन। सो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस हो जा रहे हैं और सिर्फ इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। यानी कि जो सरफेस पे जो तुम्हारा एटम है उस पे नेट कोहेसिव फोर्स जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। यानी कि उस पे फोर्स जो लग रहा है वो नॉन जीरो है। तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ पे एयर है, तो एयर के भी तो एटम्स होते हैं ना, ठीक है। अब वो एटम्स भी तो इस पे एडहेसिव फोर्सेस लगाएंगे, है ना, कोहेसिव नहीं एडहेसिव लगेगा, क्योंकि एयर का एटम है और ये वाटर का एटम है। तो इसका ये मतलब ये लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, लेकिन एयर और यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स है जो कि नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है वो एडहेसिव फोर्स से काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। वाटर वाटर के बीच में फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा रादर देन वाटर एंड एयर, इसलिए हमने यहाँ एयर को डिस्कशन में लाया ही नहीं है इस टॉपिक में, ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एफ नेट इज नॉट जीरो, अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस, surface behave like a stretched membrane। अब यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हुआ। अब ये कह रहा है कि surface behave like a stretched
membrane. Then surface, and this that is why there is surface tension. अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसको समझने का एक सिंपल तरीका ये है कि देखो, अभी अभी हमने देखा कि जो सरफेस पे जो एटम्स है उन पे क्या लग रहा है, उन पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना। और अगर कोई भी चीज, सपोज कर लो तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है, ठीक है, ऐसी कोई चीज है और इस पे नीचे की तरफ ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ये कुछ ऐसे बेंड होना चाहेगा ऐसे कुछ टेंशन में। मैं इसको बेंड नहीं कर सकती क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है नहीं, और करूंगी तो टूट जाएगा। बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि यहाँ पे सब पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। डन। सो दे विल ट्राई टू कम इनटू द लिक्विड। डन। और जब ये इनटू द लिक्विड आना चाहेगा तो क्या होगा, इनके बीच में जो, जैसे देखो, ये मेरे कहने का मतलब ये इनवर्ड फोर्स की वजह से इन सारे ड्रॉपलेट्स जो सरफेस पे हैं उनका टेंडेंसी होगा कुछ ऐसे आर्क बन जाने का, ऐसे बन जाने का टेंडेंसी होगा। समझ रहे हो? ऐसे बन जाने का टेंडेंसी कहने का मतलब दे आर ट्राइंग टू गो इनसाइड द लिक्विड सरफेस, एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो सरफेस खाली तो रहेगा नहीं, वहां पे फिर से यहाँ पे एटम्स आएंगे। डन। सो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा ना, जो तुम्हारा सरफेस है, सरफेस पे एटम्स के बीच में स्पेस कम होगा। मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अंदर एक एटम यहाँ ले लो, दूसरा यहाँ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये है, लेकिन सरफेस पे एक एटम यहाँ तो दूसरा बहुत पास होगा, क्योंकि जो भी सरफेस पे एटम्स है उन पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से अपर सरफेस पे क्राउड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। और अगर तुम्हारा डिस्टेंस घट जाता है दो एटम के बीच का, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि दो एटम अगर ज्यादा पास हो गया तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा। और अगर बढ़ गया तो कैसा दिखेगा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के कॉन्सेप्ट को। तो तुम ये पेन को देखो, इसको ट्रीट करो ऐसे कि ये वाटर का सरफेस है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, हर दो एटम के बीच में फोर्स ज्यादा लग रहा है। डन। सो ये एक इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, ऐसा लगेगा कि हर एक एटम दूसरे एटम को खींचना चाह रहा है। सो एक स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स जैसा यहाँ पे क्या होगा, एक चीज होगा। डन। एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि सरफेस बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ठीक है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? एंड दैट इज वाई देयर इज अ सरफेस टेंशन। अभी मैंने बोला क्राउड बढ़ेगा, दो एटम के बीच में फोर्सेस बढ़ रहे हैं, और टेंशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक मास ले लो, मैकेनिक्स याद करो, एक मास लो, दूसरा मास लो, बीच में स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस मास को इधर खींच रहा है, टेंशन लग रहा है, और ये इधर खींच रहा है, टेंशन। यही है ना टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या लगता है, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। सेम चीज इज हैपनिंग हियर। सो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं है, बट दो एटम्स काफी पास है, उनके बीच में कोहेसिव फोर्स काफी अच्छा लग रहा है, तो ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहे हैं। एंड सिंस दे आर behaving like they are stressed, there is a tension, and that is called your surface tension. Any doubt in this thing, in this understanding? इस चीज को हम लोग और बहुत सारे तरीके से समझेंगे आगे, बट अभी के लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया। एनी डाउट? ओके, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या था। देखो, सरफेस टेंशन इज नेट इफेक्ट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन एनी सरफेस। सरफेस टेंशन क्यों अराइज हो रहा था, क्योंकि सरफेस का जो एटम है उसके ऊपर नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोहेसिव फोर्स लग रहा था, उसकी वजह से सरफेस के जो एटम्स है उनके बीच में टेंशन आ गया। ठीक है। नाउ फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, अब हम लोग इस सरफेस टेंशन के फोर्स को पढ़ेंगे। इज परपेंडिकुलर टू द लाइन कंसीडर्ड ऑन द सरफेस एंड टेंजेंशियल टू द सरफेस। चलो मैं इसको डिकोड करती हूँ। अब देखो, ये सरफेस लिया हमने, ठीक है, जो लिक्विड के ऊपर जो सरफेस था उसको हमने बस यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब इस लिक्विड के सरफेस पे तुम कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर लो। सो हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया,
इस लाइन को अगर तुम लोगे तो इस लाइन पे क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। और अब मैं सरफेस की बात कर रही हूँ, ये सरफेस का स्नैपशॉट है, ठीक है। अब सरफेस ऐसा है, उसको ऊपर से उसका फोटो लिया गया है, सो दैट इज दिस। नाउ व्हाट विल हैपन, ये लेंथ जो हमने लिया है उसको एल ले लो। अब क्या होगा, ये डायग्राम क्यों बनाया गया है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो एटम है, इस लाइन पे जो एटम लाई कर रहा है, उसके पास में भी इधर एटम है, उसके पास में इधर भी एटम है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है ना। सो इसीलिए ये तुम्हारा एक फोर्स है, एक ये फोर्स है, इधर ऐसे ऐसे इस तरह से ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सरफेस टेंशन, सो सरफेस टेंशन इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे फोर्स अगर एफ लग रहा है, तो जो भी तुमने लेंथ लिया है, एफ बाई क्या करोगे, लेंथ को करोगे। सो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज व्हाट, सरफेस टेंशन। एंड दिस इज डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। सो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इट इज, सरफेस टेंशन इज नॉट सिंपली अ फोर्स, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। विच फोर्स, दिस फोर्स। ओके, अब देखो इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर, एंड इट्स डायमेंशन लिख सकते हो, न्यूटन का, न्यूटन मीन्स फोर्स, सो दिस इज एन एल टी माइनस टू बाई एल, सो इट विल बिकम एन टी माइनस टू। नाउ what type of quantity it is, surface tension is not a vector quantity, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन की तरह ऐड नहीं होता, जस्ट लाइक प्रेशर, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर भी नहीं बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन तो इसके पास दिख रहा है। देन टेंसर बोलते हैं ऐसे क्वांटिटीज को, वैसे तुम लोगों को इतना इस चीज पे फोकस नहीं करना है, बट स्टिल टेंसर किसको कहते हैं, जो ना तो प्योरली वेक्टर है, ना ही प्योरली स्केलर कह सकते हैं, उसके पास मैग्नीट्यूड तो सिंगल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो सकता है, मल्टी हो सकता है। कैसे, अगर मैं लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूं, तो यहाँ पे एटम होगा, यहाँ एटम होगा, यहाँ होगा, इस केस में टेंशन फोर्स को तुम ऐसे दिखाओगे, है ना। डन, अगर यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सेम मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन डायरेक्शन की बात अलग हो गई, क्योंकि डिफरेंट लाइन वी आर टेकिंग। डन, सो दिस डायग्राम विल आल्सो गिव अस द सरफेस टेंशन। डन, दैट इज व्हाई दिस क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ टेंसर। ओके, अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से देखना तुम लोग। यहाँ पे लिक्विड का फिल्म बना है इसके ऊपर, है ना। अब इस लिक्विड के फिल्म को देखो, ये इतने काट दिया तो ये क्या हो गया था, ये जो तुम्हारा ऐसा कुछ बना हुआ है ना, अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है ना, और इस पे क्या था, इस पे एक ऐसा हुक जैसा है जो कि स्लाइड कर सकता है इस पे। जब इसमें लिक्विड फिल्म ऐसे बना था, जैसे ये हम लोगों के पास बचपन में भी होता था, जिससे हम लोग लाइक बबल्स निकालते थे, याद होगा तुम लोगों को। सो वैसा ही कुछ लिक्विड रखा हुआ है कंटेनर में, उसमें एक जो गिवन फ्रेमवर्क है उसको डुबाया गया, डुबाते ही यहाँ पे इस फ्रेमवर्क में लिक्विड फिल्म बना, लिक्विड का लेयर ऐसे बन गया, ठीक है। और जब तक ये लिक्विड का लेयर बना हुआ था, ये वाली जो चीज थी वो किस में थी, इसी पोजीशन पे थी, रेस्ट में थी। फिर जैसे ही हमने एक सीजर की मदद से इस लिक्विड लेयर को डिस्टर्ब किया, यानी कि उसको हटा दिया, तो ये स्लाइड करके किधर चला गया, इधर चला गया। ऐसा क्यों हुआ, कैन एनीवन आंसर? एम आई ऑडिबल, सुन सकते हो तुम लोग? यस, कैन एनीवन आंसर व्हाई दिस इज हैपनिंग? ओके, लेट मी चेक, एम आई ऑडिबल और नॉट। एक सेकेंड।
So I'm perfectly audible, right? चलो ठीक है. So what we need to see here is, आप ध्यान से देखो, फिर से एक बार देख लो, उसके बाद क्या पता you may be missing on something, right? So let's see here. ठीक है, यहाँ पे लिक्विड का लेयर है. अब इसको अगर यस, सो व्हाई इट हैपेंड एक्चुअली. अब तुम ध्यान से देखो, जैसे ये जो फ्रेम है, इसमें जब लिक्विड का लेयर था, तो लिक्विड का एक सरफेस है ना, और सरफेस, लिक्विड के सरफेस पे हमने अभी भी पढ़ा क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा. तो जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, वो इस चीज को क्या है, इस चीज को ऐसे स्ट्रेच करके, इसको जकड़ के पकड़ के रखे हुए. देन एंड बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स, जब तक लिक्विड लेयर था ये मूव नहीं कर रहा था. डन. एंड द मोमेंट वी आर रिमूविंग द लेयर, ये क्या करने लगा था, मूव करने लगा. ठीक है. नाउ वी लर्न वन थिंग, दैट इज सरफेस एनर्जी. एंड सरफेस एनर्जी कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड का एटम्स लिक्विड के सरफेस पे होगा, उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी. क्यों? So surface energy is the potential energy contained by the molecule of liquid surface, due to which they stay on the surface against inward force of attraction by other molecules. ये तो मैंने पढ़ दिया इसको. अब तुम ध्यान से देखो, मैकेनिक्स में एक टर्म है कि अक्सर, और ये बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, कि किसी भी चीज के पास, किसी के भी ऊपर जब ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है. जस्ट कीप इट इन योर हेड. कोई भी चीज पे जब ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा. और जब लेस अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा. ठीक है, डन. और उल्टा समझ सकते हैं कि जब कोई भी चीज ज्यादा स्टेबल है, यानी कि उसके पास एनर्जी कम है, और जिसके पास एनर्जी ज्यादा है, वो क्या है, कम स्टेबल है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. अब यहाँ पे देखो, हमने एक, ठीक है, यहाँ पे तो ये एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, मैथमेटिकली रिलेशन निकालेंगे दोनों के बीच में. लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज और समझा दूं. जैसे यहाँ पे तुम इस ड्रॉप को ले लो. ठीक है, ये ड्रॉप पे नेट फोर्स लग रहा था इधर, है ना. चलो, यहाँ पे तुम्हारा नेट फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ अंदर का जो एटम है, कोई भी अंदर का जब हमने ड्रॉप लिया था, तो हमने ये देखा था कि जो अंदर का ड्रॉप होता है, वो क्या होता है, वो तुम्हारा ज्यादा अट्रैक्टेड है, हर तरफ से वो अट्रैक्टेड है. ठीक है. और अभी अभी मैंने बोला, जो चीज हर तरफ से अट्रैक्टेड होगा, ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी. और जो कम अट्रैक्टेड होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी. सो यहाँ पे जो सरफेस पे एटम है, वो लेस अट्रैक्टेड है देन a drop inside the liquid. So अगर ये लेस अट्रैक्टेड है, तो इसके पास ज्यादा एनर्जी होगी. यानी कि लिक्विड के सरफेस पे जो भी एटम्स है, उसके पास ज्यादा एनर्जी है. एंड दैट इज व्हाई वी से कि जो सरफेस है, लिक्विड का जो सरफेस है, उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, एंड दैट इज हियर वी कॉल इट सरफेस एनर्जी. डन. और पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बोला था कि एटम्स जो है सरफेस का, वो अंदर जाता रहेगा, और अंदर से एटम्स ऊपर की तरफ फिर उस स्पेस को फिल करेंगे काफी ज्यादा नंबर्स में. सो अंदर आने की टेंडेंसी क्यों होगी, क्योंकि हर चीज नेचर में क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है. वो सरफेस पे है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, वो अनस्टेबल है, वो अंदर हो जाकर स्टेबल होना चाहेगा. इसलिए इट हैज ड्रॉप्स ऑन सरफेस विल हैव टेंडेंसी टू डिप डाउन. ओके, दैट इज अनदर रीजन. नाउ रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. और उससे भी पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं, वो ये कि सरफेस टेंशन को हमने कैसे डिफाइन किया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ. हमने उस केस में जो सरफेस लिया था, वो किसका सरफेस लिया था, एक बकेट जैसी चीज थी, और यहाँ पे तुम्हारा
लिक्विड था। सो अगर लिक्विड के सरफेस की बात करें तो लिक्विड का सरफेस ये है ना, और इस सरफेस के एक साइड एयर है और दूसरी साइड क्या है, लिक्विड खुद है। लेकिन अगर मैं एक ऐसे सरफेस की बात करूं, सपोज करो ये मैं लिक्विड सरफेस की बात कर रही हूँ, ये एक सरफेस है ये पूरा, ठीक है। सो अगर लिक्विड कुछ ऐसा है तो इसके पास दो सरफेस हो गया ना, एक इधर का सरफेस जो कि एयर से ओपन है, और जैसे ये सरफेस मैं ले रही हूँ, इसका थिकनेस क्या है, मेरे हैंड के थिकनेस के इतना। सो इस थिकनेस में लिक्विड का बहुत सारा लेयर्स और है, लेकिन सरफेस कितने हुए, दो, एक इधर दूसरा इधर, ठीक है, समझ रहे हो। सो दो सर्फेसेस होंगे क्योंकि दो इसका फेस है जो कि ओपन टू एयर है, and so two surfaces, same kind of a structure is taken here in this example, दो surface उसके होंगे। so देखो कुछ इसका width कुछ d है और ये वायर फ्रेम है कुछ ऐसा, और इसके अंदर क्या है, ऐसे लिक्विड है। सो लिक्विड का दो सरफेस होगा यहाँ पे, एक बैक में एक फ्रंट में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने हमारा टारगेट क्या है, उससे भी पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा और वो इस चीज को क्या करना चाहेगा, इसको इधर की तरफ मूव करना चाहेगा, है ना। अगर सरफेस टेंशन वाला फोर्स काफी स्ट्रांग है तो क्या होगा, ये वाली जो क्लिप है वो क्या होगी, वो इधर की तरफ मूव करेगी, ठीक। और यही फोर्स बैक में भी लग रहा होगा क्योंकि ये जो क्लिप है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है, डन। सो बैक में भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, ये टेंशन फोर्स। सो जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी वो दोनों साइड हो रहा है, ऐसा समझना। अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे इस चीज को इधर की तरफ ले जाना है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो मुझे एक एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि एफ के बराबर होगा, है ना। इसको मूव करने के लिए इस डायरेक्शन में ये जरूरी है। यानी कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, जो वाटर का फ्रेम है उसके विड्थ को और उसके लेंथ को और बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, हमने इसको खींचकर कुछ इधर तक ले आया, कितने डिस्टेंस तक हम लोग खींचकर ले गए उसको, एक्स डिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। एक्स डिस्टेंस से हमने इसको क्या किया, खींचा। नाउ वी विल डू कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन करने वाले हैं कि लिक्विड के फ्रेम को यहां से यहां तक लाने में, यानी कि हमने सरफेस को बढ़ा दिया, कितने सरफेस को बढ़ाया, इतने सरफेस को बढ़ाया, फ्रंट साइड में भी बैक साइड में भी। और हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि जो सरफेस होता है उसके पास एनर्जी होता है, तो अगर हमने सरफेस को के एरिया को बढ़ा दिया है तो एनर्जी भी क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। अगेन दोनों साइड, फ्रंट एंड बैक, डन। सो यहाँ पे हम लोग जब हमने जो वर्क किया, एक्सटर्नल वर्क किया, वो वर्क ही यहाँ पे इंक्रीज्ड सरफेस एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। अब आप ध्यान से देखो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई टू ओवरकम द सरफेस टेंशन फोर्स, वो हमने किया था। सो फोर्स जो एफ लग रहा है वो क्या होगा, एस इंटू टू डी। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सरफेस टेंशन क्या था तुम्हारा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन वाला फोर्स कितना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब मैंने यहाँ पे लेंथ को हम लोग 2D ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि सरफेस दो था, जैसी चीजें फ्रंट में हो रही है वैसे ही बैक में भी हो रही है, डन। दैट इज वाई हियर नॉट ओनली डी, वी आर टेकिंग हियर 2D। तभी फोर्स एस इंटू एल होगा और एल का वैल्यू क्या होगा, 2D। सो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना है, एस इंटू 2D, एंड सेम एक्सटर्नल फोर्स वी आर अप्लाइंग। नाउ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना था, एक्स डिस्टेंस से हमने डिस्प्लेस किया था। सो वर्क डन कितना होगा, एफ डॉट एक्स। सो एफ कितना है तुम्हारा, एस इंटू 2D, एस डॉट 2D डॉट एक्स। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, सो एफ एक्स कॉस 0 1, डन, एस इंटू दिस। नाउ वर्क डन को क्या लिखोगे, एस इंटू ए, 2D एक्स को ए लिखा है, जैसे हमारा फ्रेम कैसा था, ऐसा था ना, यहाँ पे था इनिशियली और फाइनली यहाँ लेकर गए, ये एक्स हुआ तुम्हारा और ये हो गया डी। सो फ्रंट में कितना एरिया बढ़ा, डी एक्स, बैक में कितना एरिया बढ़ा, डी एक्स। सो 2D इंटू एक्स क्या हो गया, टोटल एरिया में जो इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज हियर, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एस इंटू ए, ठीक है, एस इंटू ए। Now this is your work done. So this work done is converted into potential energy of the molecule at the surface.
नाउ सरफेस एनर्जी को क्या लिखेंगे, वॉट एवर वर्क डन कितना आया हमारा एस इंटू ए, एंड यही वर्क डन सरफेस एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा जैसा कि मैंने बोला था। सो सरफेस एनर्जी क्या हो गया तुम्हारा, एस इंटू ए हो गया एरिया, एंड दिस एरिया इज एरिया ओपन टू द एयर, एंड तुम समझ रहे हो ये एरिया कितना है, 2d इंटू एक्स है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। यहाँ पे सरफेस एनर्जी आया, ये था सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन को क्या लिख सकते हो, सरफेस एनर्जी बाय एरिया। सो सरफेस टेंशन का दो फॉर्मूला, एक तो सरफेस टेंशन को लिखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। दूसरा सरफेस टेंशन को सरफेस एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, सो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये भी होगा तुम्हारा सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन को दो फॉर्म में हमने पढ़ा। किस डाउट है यहाँ पे, इफ यू हैव लेट मी नो। Okay, chalo. So now we will read excess pressure inside liquid drop, air bubble and soft bubble. ठीक है. Now one more class we require to finish it. अब हमने concept को काफी अच्छे से समझ लिया है, so आगे पढ़ना हमारे लिए काफी आसान होगा, ठीक है. So we are having less time, but still I will just create the background and then I will leave. Okay. So what is happening? अब ध्यान से फिर से इसको पढ़ते हैं. Due to the property of surface tension, सरफेस टेंशन की वजह से ही अ ड्रॉप और बबल ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना चाहेगा, जैसे देखो कहीं भी अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि लिक्विड का अगर सरफेस है तो लिक्विड के सरफेस का एनर्जी ज्यादा होगा रादर देन अगर लिक्विड का लेयर, तुम यहाँ से कोई भी एक लेयर की बात करो और यहाँ पे एक लेयर की बात करो। सो जो लेयर सरफेस है उसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, और जो अंदर है उसका कम है। डन। सो सरफेस का एनर्जी ज्यादा है। अब तुम एक ड्रॉप की बात करो तो ये वाटर ड्रॉप हुआ, इसका सरफेस कितना है, ये सरफेस है इसका, ठीक है। और जितना बड़ा ड्रॉप होगा उतना ज्यादा उसके पास क्या होगा, जितना बड़ा ड्रॉप होगा उतना ज्यादा एरिया है और उतना ज्यादा सरफेस एनर्जी होगा, ठीक है। और मैंने ये भी बोला कि सिस्टम में, नेचर में हर चीज स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल का मतलब लेस एनर्जी। सो लेस एनर्जी के लिए ड्रॉप भी अपने एरिया को कम से कम रखना चाहेगा। Done? And that is why here it is written, a drop of bubble tries to contract and so compresses the matter enclosed. और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा तो इसके अंदर जो भी है वो कंप्रेस हो रहा है, तो अंदर की प्रेशर क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो प्रेशर, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा और इसी को हम बुलाएंगे कि एक्सेस प्रेशर है ड्रॉप के अंदर। जैसे अगर ये एयर का ड्रॉप है या वाटर का ड्रॉप है, किसी भी चीज का ड्रॉप है, इसके अंदर जो प्रेशर होगा और जो बाहर प्रेशर होगा दोनों इक्वल नहीं होंगे। अंदर का प्रेशर क्या होगा तुम्हारा, ग्रेटर देन होगा बाहर के प्रेशर से, एंड दिस इज एक्सेस प्रेशर। व्हाई दिस एक्सेस प्रेशर इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, बिकॉज ऑफ सरफेस एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या है, एयर बबल इनसाइड लिक्विड। सो देयर इज एन एयर बबल इनसाइड लिक्विड। इसके अंदर जो प्रेशर होगा बबल के अंदर वो आउटसाइड प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा हो, ठीक है। एंड दिस इज एयर इनसाइड बलून। ये जो बलून के अंदर जो एयर है ये भी तुम्हारा क्या है, एक जैसे एयर इन द फ्री एटमॉस्फेयर एंड एयर इनसाइड बलून। बलून के अंदर एयर क्या है, काफी ज्यादा कंप्रेस्ड है। सो वहां पे अंदर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है रादर देन दैट ऑफ बाहर का। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस एक्सेस प्रेशर के वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे एंड ड्रॉप्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि एक्सेस प्रेशर कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या वैल्यूज है। And then we will also learn difference between drop and bubble. These are two different things, okay, and for these two different things we will calculate things. Done? Any doubt, anyone? ठीक है, चलो। Okay, so in next class what we are going to read, only few things are left. Excess pressure inside drop and bubble we will discuss, and after that we will discuss capillary rise, and then we will discuss contact angle. These three technical things are left, and these three things are very interesting, so that we will read in the next class. Till then, each one of you take care of yourself. Bye bye, take care.
Stay safe, stay healthy, keep enjoying, and keep reading. Bye bye.